11th ऑफ फरवरी, जी हाँ 11 फरवरी आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इस दिन है आपके HCS का प्रीलिम्स। अब अगर आप एक बार HCS का सिलेबस कर चुके हो और बस रिवीजन अच्छे से करना चाहते हो तो आपकी हेल्प करने के लिए हम लेके आए हैं HCS 2023 रिवीजन बैच। इसमें हम आपके पूरे सिलेबस की रिवीजन करवाएंगे और मोर देन 5000 MCQs की प्रैक्टिस करवाएंगे। MCQ स्टैटिक पोर्शन से भी होंगे, करंट अफेयर से भी होंगे और हरियाणा जीके से भी होंगे। तो अगर आप प्रॉपर रिवीजन करना चाहते हो, HCS प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हो तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करो। वी विल हेल्प यू आउट और आपकी रिवीजन प्लानिंग हम आज से ही स्टार्ट करवा देंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। डेली 25 MCQs की सीरीज में हरियाणा HCS के लिए आप सबका स्वागत है। तो आज हमारा डे 6 है डेली MCQs का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा MCQ, तो देखिए सबसे पहले हमारे जो MCQs हैं रिलेटेड टू दी पोस्ट मॉडर्न पीरियड से पूछा गया है और स्पेसिफिकली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अबाउट दी गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। तो पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के जो है स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप होंगे। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ इंडिया में हमें देखने को मिलेगा गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। सिमिलरली थोड़ा सा आगे चलते हैं, बिहार की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और बिल्कुल डेक्कन में हमें मिलेगा अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। तो इन्हीं तीनों के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया और स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन है हमारे से पूछा गया है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में पूछा गया। तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, दिस स्कूल बोरोड द फीचर्स फ्रॉम बोथ ग्रीक एंड रोमन आर्ट फॉर्म्स। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि इसी टाइम पीरियड में पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में सबसे पहले जो फॉरेन इन्वेजन्स होंगी वो इंडो ग्रीक्स की तरफ से होंगी और वो ही इंडो ग्रीक्स जो है वो आपको नदर्न प्लेन्स में या नॉर्थ इंडिया की साइड मिल जाएंगे। और जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट होगी वो भी ग्रीको रोमन जितने भी हमारे पास आर्ट फॉर्म होंगे उन्हीं से ही ज्यादातर इन्फ्लुएंस भी होगी। जी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। सो द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट बिकेम फर्स्ट टू मेक द फेसेस एंड फिगर्स ऑफ द बुद्धा। अब थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहली बार जो फेसेस हैं और फिगर्स हैं गौतम बुद्ध के वो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट की तरफ से नहीं बनाए गए थे। तो यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वहां पर पहली बार बनाए जाएंगे दी फेसेस एंड दी फिगर्स ऑफ दी गौतम बुद्ध। तो ये पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड है तो इसमें आपको कौन कौन सी चीजें और याद रखनी होंगी। सबसे पहले ये जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना पड़ेगा कुशांस, क्योंकि इस पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में कुशांस जो हैं वो इन्वेड भी करेंगे। तो उन्हीं की इन्वेजन के टाइम पीरियड में अब कुशांस में इंपॉर्टेंट किंग आपको कनिष्क के बारे में भी पता होना चाहिए। कनिष्क में भी आपको एक बुद्धिस्ट काउंसिल होगी, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होगी कनिष्क के टाइम पीरियड में जो कश्मीर में करवाई जाएगी, जिसमें बुद्धिज्म जो है 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, महायाना बुद्धिज्म और हीनयाना बुद्धिज्म में। और वो जो महायाना बुद्धिज्म है उसी में ही गौतम बुद्ध को एज अ गॉड माना जाएगा और गौतम बुद्ध के जो आइडल्स बनाए जाएंगे उन्हें एज आइडल वर्शिप स्टार्ट की जाएगी। जी तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो चुकी है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी तो इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास ए ऑप्शन 1 ओनली। जी तो ये हमारा आ जाएगा ए आंसर 1 ओनली। आज जितने भी हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी पोस्ट मॉडर्न से रिलेटेड हैं। तो मॉडर्न्स के बाद वाली जो अलग अलग डायनेस्टीज थी आपको देखने को मिल जाएंगी। अभी पोस्ट मॉडर्न्स थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ यहाँ पर। तो देखिए जो पोस्ट मॉडर्न्स में एक बड़ा मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन के बाद नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली इस एरिया में काफी ज्यादा इन्वेजन्स होंगी। अब ये इन्वेजन्स पता होनी चाहिए आपको, प्लस उनके इंपॉर्टेंट किंग्स के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंडली मॉडर्न्स के डिक्लाइन के बाद मगध वाला जो रीजन है वहां पर कौन रूल कर रहेंगे। फॉर एग्जांपल वहां पर आ जाएगी डायनेस्टी शुंग डायनेस्टी और शुंग के बाद आ जाएंगे वहां पर खानवास आ जाएंगे। और डेक्कन की तरफ जब जाएंगे तो डेक्कन में हम देखेंगे यहाँ पर आपको एक डायनेस्टी मिल जाएगी जिनका नाम है सतवाहंस। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगी सतवाहन डायनेस्टीज। तो इनके इंपॉर्टेंट किंग्स आपको पता होने चाहिए। इनसे रिलेटेड सोर्स ऑफ हिस्ट्री में बुक्स भी मिलेंगी, बुक्स भी हमें पता होनी चाहिए, इंस्क्रिप्शंस मिलेंगी, इंस्क्रिप्शंस भी पता होने चाहिए और कैसे कैसे चेंजेस आएंगे वो भी आपको पता होने चाहिए। और नॉर्थ इंडिया में देखिए कुछ फॉरेन इन्वेजन्स होंगी। फॉरेन इन्वेजन्स में सबसे पहले आ जाएंगे हमारे पास इंडो ग्रीक्स और इंडो ग्रीक्स को जो डिस्प्लेस करेंगे वहां पर हमारे पास आ जाएंगे शाकास। अब ये इंपॉर्टेंट है शाकास किंग, याद रखिएगा। और शाकास के बाद हमारे पास आ जाएंगे पार्थियंस या फिर जिन्हें हम बोलते हैं पहलवास भी बोला जाएगा। और सबसे लास्ट में आ जाएंगे कुशांस
कुशान्स या फिर जिन्हें हम यूची ट्राइब्स भी बोलेंगे, और जिसमें से एक इंपॉर्टेंट किंग होंगे कनिष्क। तो ये पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड की आपको अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिसेंटली अगर देखा जाएगा तो काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है आपसे पूछे भी जाते हैं जी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर एंड ट्रेड ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड। जनरली हमारे पास ये क्वेश्चन जो है पोस्ट मॉडर्न का है, तो हमने एग्रीकल्चर और ट्रेड के बारे में पूछा गया। तो देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट हमारे पास, द इंडो ग्रीक्स जो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट की तरफ से अटैक करेंगे, इन्वेड करेंगे टुवर्ड्स द इंडिया, सो द इंडो ग्रीक्स विल बी द फर्स्ट वन टू इशू कॉइन्स इन इंडिया। अब इतनी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद स्टूडेंट जो हैं वो जल्दी जल्दी आंसर की तरफ जाएंगे, ऐसा मत कीजिएगा, पूरी लाइन समझिएगा कौन से कॉइन्स की बात की गई है। तो देखिए इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट इशू कॉइन्स इन इंडिया, कौन से कॉइन्स, विच कैन बी डेफिनेटली एट्रीब्यूटेड टू द किंग। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मॉडर्न टाइम पीरियड में थोड़ा सा उसे पीछे चलेंगे तो हमारे पास जो है कॉइन्स मिलेंगे, पंच मार्क कॉइन्स मिल जाएंगे आपको, और ये पंच मार्क कॉइन्स जो है इनके ऊपर कहीं पर भी आपको किंग से रिलेटेड कोई भी जो है इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। लेकिन जो हमारी ग्रीक्स हैं, इंडो ग्रीक्स जो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट की तरफ से इन्वेड करेंगे, सो दे विल बी फर्स्ट इन द इंडिया दैट विल इशू गोल्ड कॉइन्स, और इनके गोल्ड कॉइन्स के ऊपर हमें इनके किंग के बारे में भी पता चलेगा। इनके अलावा, किंग के अलावा कौन सा रिलीजन इस टाइम पीरियड में चल रहा होगा जो किंग पैटर्नाइज करेंगे, उसके बारे में भी पता चलेगा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी करेक्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट, इंडियंस एक्वायर्ड द क्राफ्ट ऑफ माइनिंग गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम दी चाइना। नहीं, अभी मैंने आपको डिस्कस भी किया, जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो इंडो ग्रीक्स लेकर आ रहे हैं अपने साथ। तो इंडियंस जो है दे हैव नॉट एक्वायर्ड द क्राफ्ट ऑफ मिंटिंग दी गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम दी चाइना। चाइना से हमने सिल्क वीविंग जो है, या सिल्क से आप कह सकते हैं कि सिल्क कैसे बनाई जाएगी, वो वाली जो टेक्निक है वो चाइना से आई थी। गोल्ड कॉइन्स वाली जो टेक्निक है वो हमने ग्रीक से ली है। तो इंडियंस को गोल्ड कॉइन्स जो है कैसे मिंट किए जाएंगे, वो ग्रीक से आएंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी। इसी वजह से देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए उन्होंने पूछा गया है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछी गई है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सेकंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सो आंसर विल बी बी ऑप्शन 2 ओनली इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट जी। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में पोस्ट मॉडर्न्स में डेक्कन में आपको एक डायनेस्टी मिलेगी जिनका नाम है सतवाहंस। अब थोड़ा सा आपके लिए और क्वेश्चन डाल देते हैं। तो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो सतवाहन डायनेस्टी है इनके फाउंडर का नाम बता दीजिएगा। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट किंग होंगे, फॉर एग्जांपल सतकर्णी 1, सतकर्णी 2, और फिर उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए हो जाएंगे वो हो जाते हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी। लेकिन आपने ये बताना है कि इनके फाउंडर कौन है जी। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमने सातवाहंस की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले द सातवाहंस प्रैक्टिस्ड ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस ओनली टू ब्राह्मण्स। तो यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन याद रखनी पड़ेगी मेरे साथ ही। तो अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि ये जो लैंड ग्रांट वाला सिस्टम है, लैंड ग्रांट्स जो है हिस्ट्री में सबसे पहली बार स्टार्ट करने वाली एक डायनेस्टी है जिनका नाम है सतवाहंस। अब ये जो लैंड ग्रांट्स होंगी ये सिर्फ ब्राह्मण्स को नहीं दी जाएंगी, ब्राह्मण्स के अलावा बुद्धिस्ट मॉन्क्स को और जैन मॉन्क्स को भी दिए जाएंगे। तो इसे याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में लिखा गया है ओनली टू ब्राह्मण्स, तो ओनली टू ब्राह्मण्स वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी इसी वजह से। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट में देखिए सम ऑफ द सतवाहन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वर सिमिलर टू दैट ऑफ द अशोकन, या फिर मॉडर्न टाइम पीरियड के टाइम की आपको एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगी। अब कंपेयर कर लेते हैं। जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन थी उसे हम कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन मानते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो सातवाहन डायनेस्टी है इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो कंप्लीटली सेंट्रलाइज नहीं होगी, इसमें आपको डिसेंट्रलाइज जो है वो कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन में हमेशा याद रखेंगे कि कुछ ना कुछ आपको फ्यूडल एलिमेंट्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। इसी टाइम पीरियड में हम पोस्ट मॉडर्न्स की जब बात करेंगे तभी आपको ये देखने को भी मिलेगा कि जो पोस्ट मॉडर्न्स में किंग होंगे वो अपने इस नाम के सामने जो है टाइटल लेंगे, बड़े बड़े टाइटल। फॉर एग्जांपल वो अपने आप को बोलेंगे महाराजा धीराज। तो जब भी महाराजा धीराज, महाराजा जैसे बड़े बड़े टाइटल्स आएंगे तो याद रखिएगा यहाँ पर हमारी जो सोसाइटी है वो डिसेंट्रलाइजेशन है। मींस ये बड़े बड़े टाइटल्स जब भी लिए जाएंगे तो
लेसर किंग्स का कंसेप्ट चल रहा है हमारी सोसाइटी में, तो ये लेसर किंग्स वाला कंसेप्ट होगा। अब देखिए, अब बात वापस आते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि सतवाहन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इट इज सिमिलर टू अशोकन एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं। उन्होंने सिंपल ये पॉइंट बताया कि सम ऑफ द सतवाहन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, कुछ यूनिट्स जो हैं सतवाहन के वो मौर्यंस की तरह सिमिलर हैं। थे, बिल्कुल थे। स्टेटमेंट हमारी सेकंड करेक्ट है। फॉर एग्जांपल जो अमात्यास वाला कंसेप्ट था वो आपको मौर्यंस में भी मिल जाएगा, वो आपको सातवाहन में भी मिल जाएगा। अमात्यास के अलावा महामत्रस वाला कंसेप्ट जो है वो भी सिमिलरली आपको मिल जाएगा, लेकिन सभी जो है एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली सेम नहीं थी, लेकिन कुछ आपको यूनिट्स मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, जो कीवर्ड्स हैं उन पर थोड़ा फोकस भी रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास, द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ रूरल एरियाज वर प्लेस्ड अंडर द हैंड्स ऑफ गोलमिका। बिल्कुल करेक्ट है जी। गोलमिका क्या होंगे? गोलमिका विल बी दी हेड ऑफ मिलिट्री रेजिमेंट, या फिर इन्हें बोल सकते हैं ये होंगे विलेज हेडमैन, और विलेज हेडमैन के पास ही कुछ मिलिट्री पावर भी होगी। तो यहाँ पर मिलिट्री पावर विलेज हेडमैन के पास डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिल रही है, सेंट्रलाइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो चुकी है। तो हमसे पूछा भी कौन सी स्टेटमेंट्स गई हैं, करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई हैं। तो देखिए हमारे पास आंसर होगा बी ऑप्शन, 2 and 3 विल बी करेक्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है रिलेटेड टू संगम पीरियड। अब संगम पीरियड में अभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन संगम पीरियड का पूछा गया। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें ज्यादातर आपके क्वेश्चन जो है वो संगम पीरियड से ही पूछे जाएंगे। तो देखिए संगम पीरियड में किंग है जिनका नाम है करिकाला। अब ये करिकाला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट चोला किंग। नीचे जब मोस्ट मॉडर्न्स और ऊपर अशोक का टाइम पीरियड भी चल रहा था, तो बिल्कुल नीचे यहाँ पर साउथ इंडिया में आपको मिल जाएगी संगम पीरियड, और यहाँ पर 3 डायनेस्टीज जो है वो रूल कर रही होंगी। वो होंगी चोलास, चेरास और पांड्यास। अब इनके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए। सबसे पहले आपको इनकी लोकेशन याद होनी चाहिए कि कौन से एरिया में चोलास रूल कर रहे होंगे, कौन से एरिया में चेरास रूल करेंगे और कौन से एरिया में पांड्यास रूल करेंगे। तो ये जो हमारी वेस्टर्न कोस्ट है, तो वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर हमें मिलेंगे चेरास। तो यहाँ पर मैं नंबरिंग कर देता हूँ, चोलास 1, चेरास 2 और पांड्यास 3। तो पांड्यास जो होंगे वो सबसे नीचे मिलेंगे, यहाँ पर आपको मिलेंगे पांड्यास, और ईस्टर्न कोस्ट पर हमें मिल जाएंगे चोलास। नेक्स्ट कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, इनकी आपको इजीली कैपिटल्स भी पता होनी चाहिए। तो कैपिटल्स जैसे कि हमारे पांड्यास की कैपिटल है मदुरई। बार बार जो रिपीटेड क्वेश्चन आपको आएगा, तो रिपीटेड क्वेश्चन क्योंकि ये जो करिकाला है इनकी कैपिटल चोलास की कैपिटल कौन सी होगी? चोलास की 2 कैपिटल्स होंगी जो आपको याद भी होनी चाहिए। तो याद कीजिए चोलास की 2 कैपिटल्स हैं जो इनकी कैपिटल चेंज भी होंगी। सबसे पहले इनकी कैपिटल होगी ओरायूर, और बाद में इनकी कैपिटल शिफ्ट की जाएगी टुवर्ड्स दी पुहार। ठीक है जी, 2 कैपिटल्स हैं ओरायूर और पुहार। अब देखते हैं जरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखिए, ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ चोल किंगडम, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, नहीं ऐसा नहीं है जी। अश्वमेध यज्ञ करेंगे हमारे जो करिकाला है, तो अश्वमेध यज्ञ कौन से किंग करते हैं? वही किंग करेंगे जो ब्राह्मणिकल रिलीजन को मानते हैं, जो हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं। सो ही वाज नॉट अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, ही सक्सीडेड इन पुशिंग बैक द इन्वेजन ऑफ द फ्रॉम द सिलोन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे किंग भी हैं करिकाला। इनसे रिलेटेड थोड़ी और इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल ये ही करिकाला होंगे जो एक डैम भी कंस्ट्रक्ट करेंगे ऑन द रिवर कावेरी रिवर के ऊपर जो है डैम बनाएंगे। कौन? करिकाला ही बनाएंगे। नेक्स्ट इन्हीं से रिलेटेड बैटल भी याद रखेंगे, बैटल ऑफ वेनी, वेरी इंपॉर्टेंट बैटल, जिसमें एक साइड पर अकेले ही करिकाला होंगे जो चोल किंग हैं, और दूसरी साइड पर चेरास और पांड्या, और साथ में उनके छोटे छोटे किंगडम्स होंगे जिन्हें डिफीट किया जाएगा बाय दी करिकाला। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछी गई है। तो देखिए करेक्ट स्टेटमेंट होगी हमारी यहाँ पर 1 and 3। सो आंसर विल बी सी ऑप्शन 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे कनिष्क से रिलेटेड। तो देखिए कनिष्क के टाइम पीरियड में आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फेमस स्कॉलर्स इन द एंशिएंट इंडिया दैट वर कंटेम्पररी ऑफ द कनिष्क। अब कनिष्क के कंटेम्पररी कौन कौन से स्कॉलर्स होंगे? तो कनिष्क क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? कनिष्क इसीलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि इनके टाइम पीरियड में होगी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल,
अगर आपने अच्छी तरह से फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पढ़ा है तो आपको इजीली इसके आंसर भी कर भी सकते हैं। तो देखिए, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के टाइम पीरियड में होगी, वही कनिष्क जो कुशान्स के किंग हैं। सबसे लास्ट में आएंगे पोस्ट मॉरियंस में, सबसे पहले ग्रीक्स आएंगे, इंडो ग्रीक्स के बाद शाकास आएंगे, शाकास के बाद पार्थियंस, और सबसे लास्ट में आएंगे यूची ट्राइब्स, या फिर जिन्हें हम कह सकते हैं कुशान्स जी। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो चेयरपर्सन होंगे, सो चेयरपर्सन विल बी वासुमित्रा। कनिष्क के टाइम पीरियड में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जिसमें वासुमित्रा होंगे चेयरपर्सन और अश्व घोष होंगे वाइस चेयरपर्सन, याद रखिएगा। तो दोनों इनके कंटेम्पररी हैं कनिष्क के। देन नाग अर्जुन विल बी ऑल्सो कंटेम्पररी ऑफ द कनिष्क। नेक्स्ट बुद्ध घोषा जो है वो कनिष्क के कंटेम्पररी नहीं है, याद रखिएगा। बुद्ध घोषा काफी लेट आएंगे, ऑलमोस्ट 5th सेंचुरी में आपको देखने को मिलेंगे बुद्ध घोषा, एंड ही विल बी नॉट कंटेम्पररी ऑफ द कनिष्क। अब बुद्ध घोषा की जगह और कोई और नाम होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चरक लिख सकते हैं, वही चरक जो बुक लिखेंगे जिसका नाम होगा चरक संहिता। तो ये 4 नाम आपने याद रखने हैं जो कंटेम्पररी होंगे कनिष्क के, वासुमित्र, चरक, नागार्जुन और अश्वघोष। इनकी बुक्स भी हैं, याद रखिएगा। इनकी बुक्स के ऊपर भी आपके रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अश्वघोष की ही बुक है बुद्ध चरिता, और वो बुक्स कौन सी लैंग्वेज में भी लिखी जाएंगी, याद रखिएगा। ये ज़्यादातर जो लैंग्वेज होगी यहाँ पर बुद्धिज्म में, अब जो टेक्स्ट लिखे जाएंगे वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है इसी में ही बुद्धिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। दैट विल बी महायाना बुद्धिज्म और हीनयाना बुद्धिज्म। और महायाना बुद्धिज्म में ही गॉड जो होंगे हमारे, महायाना बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध को एज गॉड माना जाएगा और उनकी आइडल वर्शिप शुरू होगी। ऑन दी अदर हैंड हीनयाना में गौतम बुद्ध को एज टीचर ही माना जाएगा, उनकी आइडल वर्शिप नहीं होगी। और जो कनिष्क हैं वो महायाना बुद्धिज्म को पैटर्नाइज करेंगे रादर देन हीनयाना बुद्धिज्म। तो आते हैं आंसर की तरफ। कंटेम्पररी 1, 2 एंड 3, आंसर विल बी डी। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास अगेन क्वेश्चन है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो 2 स्टेटमेंट्स हमारे पास, एक स्टेटमेंट में हमसे पूछा गया अबाउट दी प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के बारे में पूछा गया। तो देखते हैं, और हमसे पूछा गया कि कौन चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछनी, हमें करेक्ट जो है वो फाइंड करनी है, कौन सी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स परसिस्ट इन द फॉर्म इन विच दे आर एडेड टू द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, दे आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन अमंग द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। अब समझते हैं ऐसे, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स होंगे जिनका हमें सोर्स पता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों से जितना भी व्हीकल्स इमिशन किया जा रहा है, तो चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हो, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हो, या फिर वहाँ पर ओजोन, तो ये जितना भी इमिशन है ये सब होंगे हमारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में आएंगे। नेक्स्ट सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो होंगे जब इन्हीं के बीच में ही कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी। फॉर एग्जांपल एसिड रेन, एसिड रेन जो होगी वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं SO2 और NO2, इनकी वजह से होगी एसिड रेन, सो इट विल बी सेकेंडरी पोल्यूटेंट। एसिड रेन जो है हमारी सेकेंडरी पोल्यूटेंट में काउंट की जाएगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो हमारी है वो करेक्ट है, इनकरेक्ट दोनों भी नहीं है जी। तो इनकरेक्ट पूछी गई है तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो इसी वजह से हमारा आंसर हुआ डी, नीदर 1 नॉर 2, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और ये आपको दोनों स्टेटमेंट्स सिमिलर इसी फॉर्म में समझनी भी चाहिए, याद भी रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली आपसे एनवायरनमेंट में पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगेन पोल्यूटेंट्स में ही क्वेश्चन है हमारे पास। अब कुछ पोल्यूटेंट्स हैं जिन्हें बोला जाएगा क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स, और कुछ हमारे पास पोल्यूटेंट्स हैं जिन्हें बोला जाएगा क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, अपने नोट्स बना लीजिए साथ साथ ही। तो देखिए, हमसे पूछा गया कौन कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स, दे अकर इन नेचर, become pollutant when their concentration reach beyond threshold level। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल लेकर चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पहले भी नेचर में थी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिर्फ मैन मेड नहीं है, कुछ नेचुरल भी आपको देखने को मिलेंगे कॉजेज हैं जिनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड आपको नेचर में फॉर्म में मिल जाएगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नेचर में पहले भी थी, लेकिन ये पहले पोल्यूटेंट नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब एक लेवल तक कार्बन डाइऑक्साइड थी तो हमारा जो है टोटल जो हीट बजट है अर्थ का वो सही चल रहा था। लेकिन जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एक ग्रीन हाउस गैस भी है, मेजर यही ग्रीन हाउस गैस ही है एक, जो सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हैं प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही है, जब इसकी कुछ
वैल्यू जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तब इसे काउंट किया जाएगा इन दी क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट, याद रखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पर। तो देखिए हमारे पास स्टेटमेंट पूछी गई है रिलेटेड टू क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा जो क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स हैं ये नेचर में अकर नहीं करते, दीज आर मैन मेड, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन द अदर हैंड क्वांटिटेटिव जो पोल्यूटेंट्स हैं वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं पर वो मैन मेड भी हैं, लेकिन क्वालिटेटिव जो है वो सिर्फ मैन मेड कॉजेस की वजह से ही आपको नेचर में मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर्स, याद रखिएगा फर्टिलाइजर्स जो है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स ये हमारे पोल्यूटेंट हैं, क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स हैं। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, फंगिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स ये सब हमारे जो है क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स के रूप में मिलेंगे। सो फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सभी स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है और हमसे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई थी, तो इसकी वजह से आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट जी। नेक्स्ट देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया, डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं और हमने बताना है कि ये कौन सी गैस है या किससे रिलेटेड ये चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं। तो देखिए, इट इज़ अ कलरलेस odorless gas that is produced by the incomplete burning of carbon based fuel including petrol, diesel and wood. Next, it is also produced by the combustion of natural and synthetic products. Then जहाँ से आप ये क्वेश्चन इजीली आंसर आउट भी कर सकते हैं, it lowers the amount of oxygen that enters our blood. तो कौन सी ये गैस है? सो इट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखेंगे आप, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इट इज अ कलरलेस, इट इज अ ओडरलेस गैस। और कब आपको देखने को मिलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है? जब भी पेट्रोल फॉर एग्जांपल व्हीकल एमिशन में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एमिट होगी। जब भी हम वुड यूज कर रहे हैं, वुड की बर्निंग की जा रही है, तब भी हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा सा ऐसे याद कीजिए कि सर्दियों के टाइम पीरियड में आप काफी ज्यादा ऐसी न्यूज भी देखेंगे, नॉर्थ इंडिया में जनरली आपको मिल भी जाएंगी। किसी एक घर में जो है काफी ज्यादा ठंड थी, तो उस गरीब परिवार ने अपने नॉर्थ इंडिया में एक हम चीज यूज करते हैं जिसे बोलते हैं अंगीठी बाल दिया, ठीक है जी। उन्होंने घर में ही अंदर एक कमरे में, छोटे से कमरे में आग जला दी और सो गए, और बाद में पता चला कि वहां पर कमरे में ही काफी ज्यादा जो थी वो गैस बन गई थी। वो कौन सी गैस थी? तो इट वॉज कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी वजह से उनकी डेथ होगी, याद रखिएगा। सो क्यों हुई उनकी डेथ? बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड लोअर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट एंटर्स आवर ब्लड। तो आंसर विल बी बी आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब करेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछेंगे हमसे, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसका। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो देखिए सबसे पहली स्टेटमेंट है अबाउट द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो CFCs आर मेनली from air conditioning, mainly released from the air conditioning system and refrigerators, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, CFCs arise to thermosphere where they encounter few other gases which lead to the reduction in the ozone layer। नहीं, ओजोन लेयर सबसे पहले हमें कौन से वाले स्फीयर में मिलेगी? तो वो स्ट्रेटोस्फीयर में मिलेगी, स्ट्रेटोस्फीयर में मिलेगी ओजोन लेयर। और CFCs जो हैं इनकी वजह से जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है वो डिप्लीट हो रही थी, ठीक है जी। तो याद रखेंगे ये जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं दे डू नॉट राइज टू दी थर्मोस्फेयर। तो यहाँ पर थर्मोस्फेयर की जगह गलत है, थर्मोस्फेयर की जगह यहाँ पर आना चाहिए स्ट्रेटोस्फेयर आना चाहिए जी। तो प्लस यहाँ पर देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात की ही जा रही है, तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन सी हमारे पास ऐसे कुछ एग्रीमेंट्स हैं या कुछ ऐसी कन्वेंशन या फिर प्रोटोकॉल हैं जिनमें हमने बात की है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं उन्हें फेज आउट करना है, फेज डाउन नहीं, फेज आउट करने की बात की गई है। देन हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन का भी एक अल्टरनेटिव लेकर आए थे हम, जिसे बोला जाएगा HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और देन इन्हें भी, क्योंकि ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो हैं ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ऑन द अदर हैंड ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इनकी वजह से हमारी ओजोन जो है वो डिप्लीट हो रही थी, ओजोन में होल देखने को मिल रहे थे, तो जिसकी वजह से इन्हें फेज आउट करना पड़ा। तो हमने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो एक बाद में पता चलेगा ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इन्हें भी कम करने के लिए कुछ कन्वेंशंस जो है, कुछ एग्रीमेंट्स साइन किए गए। तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशंस और एग्रीमेंट्स आपको ये बताने पड़ेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड कौन से हैं और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड कौन से हैं। तो आते हैं जरा वापस, तो देखिए यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी
हो जाएगी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सो आंसर विल बी बी, ओनली 2 इज द इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया, देखिए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, वन ऑफ द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग इज ओजोन। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फोटोकेमिकल स्मॉग में हम देखते हैं NO2, उसके अलावा ओजोन, सो ये कुछ होंगे आपके प्राइमरी कंपोनेंट्स होंगे जिसकी वजह से फोटोकेमिकल स्मोक जो आपको देखने को मिलेगी। ओजोन नियर द ग्राउंड हेल्प्स टू फिल्टर आउट द हार्मफुल पोल्यूटेंट्स एंड इज बेनिफिशियल टू द हेल्थ। नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब ये जो ओजोन है, दो तरह से आप इस ओजोन को याद रखेंगे। एक ओजोन आपको मिलेगी स्ट्रेटोस्फीयर में, तो एक हो जाएगी हमारी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, और दूसरी हमें मिल जाएगी जो ग्राउंड पर आपको, तो ये मिलेगी हमें ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ठीक है जी। तो ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है ये हमें यूवी रेस से बचा रही है। इन्हीं को ही, ये स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को ही बचाने के लिए हमने जो है CFCs को फेज आउट किया। ऑन दी अदर हैंड ये जो ट्रोपोस्फेयर में आपको ओजोन मिल जाएगी, जो हमारी व्हीकल से या अलग अलग एरिया से आप देख सकते हैं इनकी इमिशन होगी, तो इट इज विल बी अ ग्रीन हाउस गैस। तो ये ग्रीन हाउस गैस है और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो हमारी, सो इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक हार्मफुल पोल्यूटेंट खुद ही है, ये फिल्टर आउट नहीं कर रही है आपकी जो एयर है, उसे बिल्कुल भी फिल्टर आउट नहीं कर रही है, हमारे लिए अच्छी नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, इट इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी और उन्होंने हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो करेक्ट स्टेटमेंट आंसर विल बी ए, ओनली 1 जो है इसका आंसर होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योग्राफी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। तो ज्योग्राफी में एक हमारे पास कंसेप्ट है ऑफ दी हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म। तो देखिए हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपने जनरली ये भी पढ़ा होगा हमारी जो ज्योग्राफी है कि जो वोल्केनिज्म कहाँ पर बनेंगे। जनरली हम ये देखते हैं कि जो हमने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ी थी, कन्वर्ज होंगी कुछ प्लेट्स, कुछ डाइवर्ज होंगी, कहाँ पर एरियाज में ब्लॉक माउंटेन्स बनेंगे, कहाँ पर आपको रिजेस मिलेंगी, वोल्केनोज मिलेंगे, ऐसा। लेकिन उससे अलग भी है, याद रखिएगा। एक है हमारे पास हॉट स्पॉट वोल्केनिज्म कंसेप्ट, जिसमें ये जो वोल्केनोज बनेंगे ये कहीं पर भी, ये जो जोन्स है कन्वर्जेंस जोन या डाइवर्जेंस जोन, इन पर नहीं बनेंगे, याद रखिएगा। ये अलग से आपका हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म वाला कंसेप्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी। हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म आर ऑलवेज फाउंड एट दी ओजोन जोन्स ऑफ द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आपको इवनली जो हमारी जो प्लेट्स होंगी इनमें सेंटर में भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट, द मैग्मा rises from the geological hotspot location contains large amount of silica। अब large amount of silica आप कैसे याद रखना है, और ये पूरा का पूरा कंसेप्ट देखिए। large amount of silica, तो कौन सा वहां से मैग्मा बाहर आ रहा है? तो दो तरह के मैग्मा होंगे, एक होगा हमारे पास बेसिक इन द नेचर और एक हो जाएगा एसिडिक इन नेचर। और ये जितने भी हमारे जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट लोकेशंस होती हैं, इनमें से जितना भी मैग्मा बाहर फ्लो करेगा वो बेसिक इन नेचर होता है। और बेसिक इन नेचर जो मैग्मा होते हैं उनमें सिलिका कंटेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, याद रखिएगा। सिलिका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा कम होता है, एसिडिक में सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है। तो हॉटस्पॉट जो हमारे हैं, ये जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट लोकेशंस, इनमें लार्ज अमाउंट ऑफ सिलिका जो है वो नहीं होगा, क्योंकि बेसिक मैग्मा बाहर आ रहा है। नेक्स्ट, ऑन द कॉन्टिनेंट्स द मेंटल प्लूम्स have been responsible for extensive accumulation of the फ्लड बसाल्ट्स। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमसे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई थी, तो थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। बाकी पहली दो स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, दे आर इनकरेक्ट जी। नेक्स्ट देखिए, अगेन हमसे क्वेश्चन पूछा गया, इन्हीं से रिलेटेड ही है। अब कौन कौन सी लोकेशंस हैं, अब ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स की, आपके फेमस जो जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स हैं उनकी लोकेशंस पूछ ली गई। तो एजॉर्स में बिल्कुल करेक्ट है, गैलापागोस बिल्कुल करेक्ट है, रीयूनियन आइलैंड्स बिल्कुल करेक्ट है, हवाई आइलैंड्स बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आयरलैंड में आपको जो है जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स नहीं मिलेंगे। क्या करना है आपने, जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स गूगल पर सर्च करेंगे, इमेज आएगी आपके पास उनकी फेमस जो जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स हैं, उन्हें ज़रूर मार्क कीजिए, अपने एटलस लीजिए, एटलस में मार्क कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं ज्योग्राफी में जी। सो आयरलैंड इज़ नॉट अ जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट। आंसर जो होगा हमारा 1, 2 एंड 3, 4 होगा, 5 नहीं है, डी आंसर नहीं होगा जी। सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगेन जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट से ही हमारा क्वेश्चन है। सो द हाइट ऑफ द आइलैंड्स फॉर्म्ड ड्यू टू द जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द लोकेशन ऑफ जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट। तो ये देखिए ज़रा, ये मैंने एक बना दिया, एक सिंपल ग्राउंड बना दिया। यहाँ से हमारे जो है जो मेंटल प्लूम्स हैं
वो फ्लो करेंगे, मैग्मा फ्लो करेगा, ठीक है जी। तो मैग्मा फ्लो कर रहा है, मैग्मा फ्लो कर रहा है, मैग्मा फ्लो कर रहा है। तो ये जो एरिया जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जहाँ पर मैग्मा फ्लो करके आप कह सकते हैं काफ़ी फार अवे तक जाएगा, तो ये जो बनाए जाएंगे यहाँ पर आपको इनकी जो हाइट है आइलैंड्स की, ये आइलैंड्स की हाइट होगी थोड़ी कम। ऑन दी अदर हैंड जब हम उस एरिया की तरफ जाएंगे जहाँ से वो मेंटल प्लूम्स जो है वो आउट आ रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि मेन लोकेशन की तरफ जाएंगे, तो उस साइड तक जाते जाते जो हमारे आइलैंड्स हैं उनकी जो हाइट है वो इंक्रीज होगी। तो आइलैंड्स की हाइट जो है वो इंक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन में। सो द हाइट ऑफ द आइलैंड्स फॉर्म ड्यू टू द जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स डिक्रीजेज, लिखा हुआ है डिक्रीजेज नहीं आना चाहिए यहाँ पर, सॉरी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स, बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट वाली लोकेशन से दूर जाने की कोशिश करेंगे, फार जाने की कोशिश करेंगे, तो हाइट जो है वो डिक्रीज हो रही है, हाइट डिक्रीज हो रही है, याद रखिएगा। यहीं से एक और क्वेश्चन भी मैं आपके लिए बना देता हूँ कि इनकी अगर एज देखिए, तो ये वाला जो आइलैंड होगा इसकी एज अभी यंग है एज कंपेयर टू, क्योंकि जो पहले आइलैंड्स बनाए जाएंगे जिनकी हाइट कम है उनकी एज ज़्यादा है। अगर हम ज़्यादा फार अवे जाएंगे जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट से, तो जो आइलैंड्स की एज है वो इंक्रीज करेगी, एज जो है वो इंक्रीज करेगी, और हाइट जो है हाइट डिक्रीज करेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हाइट जो है वो आपको दिख रहा है यहाँ पर, हाइट जो है वो डिक्रीज करेगी अगर आप फार अवे जाएंगे फ्रॉम दी जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द आइलैंड चेन फ्रॉम एल्टोनिया टू न्यूजीलैंड फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हॉटस्पॉट इन दैट रीजन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये आइलैंड चेन मिलेगी हमें न्यूजीलैंड के पास, सो इट वाज ड्यू टू द यूरेशियन प्लेट और हमारी जो पैसिफिक प्लेट है, इनका सबडक्शन पॉइंट है, इसकी वजह से हमें मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट, नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो चुकी है। सो करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछी गई थी, तो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारे पास वन ओनली, सो आंसर विल बी ए, वन ओनली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिलेटेड टू दी सुनामी। तो द सुनामी वेव्स आर नॉट नोटिस्ड बाय द शिप्स फार आउट एट द सी बिकॉज ऑफ द लो हाइट, बिल्कुल करेक्ट है। जब सुनामी वेव्स जो है वो आपको सी में ज़्यादा उनकी हाइट के बारे में पता नहीं चलेगा जी। इन द डीप सी ओशियन द वेवलेंथ ऑफ द सुनामी वेव्स इज हायर देन द कोस्ट, बिल्कुल करेक्ट है जी। कोस्ट पर आएंगे तो उनकी जो वेवलेंथ है वो थोड़ी कम हो चुकी होगी, लेकिन हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। हाइट जो है हमें पता नहीं चलेगी कहाँ पर, डीप सी में नहीं पता चलेगी। नेक्स्ट, द अट्रैक्शन ऑफ द मून सन प्लेज नो रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द सुनामीज। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि सर ये तो ग्रेविटेशन, नहीं, यहाँ पर टाइडल वेव्स नहीं पूछी जा रही है आपसे, यहाँ पर जो है हमसे सुनामी वेव्स की बात की जा रही है, याद रखिएगा। और सुनामी वेव्स का मेजर जो फोकस होता है वो किन की वजह से है, ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है जी। जो प्लेट्स हैं उनकी वजह से सुनामी जो है वो क्रिएट हो रही है। सो टाइडल वेव्स नहीं पूछा जा रहा, टाइडल वेव्स होता तब हम ये वाला जो पॉइंट है इसे फॉल्स करते। तो तीनों ही पॉइंट्स जो हमारे करेक्ट हैं, सो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दी अबव। चारों के तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आ गए कुछ हमारे पास पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल बैकोलिथ्स, लेकोलिथ्स, फैकोलिथ्स और लोपोलिथ्स। अब ये है क्या, तो ये स्ट्रक्चर्स हैं। जब हमारा जो मैग्मा है वो सरफेस पर नहीं आया, वो जो अंडर दी सरफेस है वहाँ पर ही कूल हो गया, तो कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब स्ट्रक्चर्स मैं आपको एक ही स्ट्रक्चर में कंप्लीट करके बता देता हूँ। तो देखिए, अगर हमारे पास नीचे ही अंडर द ग्राउंड, आप कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल से नीचे यहाँ पर कुछ एक डोम शेप लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, डोम शेप लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, तो इन्हें हम बोलते हैं बैकोलिथ्स, बैथोलिथ्स, ठीक है जी। अब यहीं से ही कुछ पाइप्स जो है वो ड्रॉ कर लीजिए। तो ये मैंने पाइप ड्रॉ कर ली, एक इधर पाइप ड्रॉ कर ली। अब एक डोम लाइक स्ट्रक्चर पहले बना दिया, लेकिन इस डोम लाइक स्ट्रक्चर के साथ हमें एक पाइप्स जो है वो मिलेंगी। अब ये डोम लाइक स्ट्रक्चर है, इसका जो बेस है, याद रखिएगा, ये बेस मिलेगा आपको, फ्लैट बेस मिलेगा, डोम लाइक स्ट्रक्चर है और नीचे से पाइप भी कनेक्टेड है, तो इसे बोला जाएगा लेकोलिथ्स। नेक्स्ट, हमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी मिलेंगे अंडर द ग्राउंड जो होंगे फैकोलिथ्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे जिनमें यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये फैकोलिथ्स को पहले थोड़ा ठीक करते हैं। तो इस शेप में आपको मैग्मा भी मिलेगा, जिसमें सिंक्लाइन और एंटी सिंक्लाइन फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, तो इसे हम बोलते हैं फैकोलिथ्स। और लास्ट में हमारे पास आ जाएंगे
लोपोलिथ्स, तो लोपोलिथ्स जो है ये सिंपल मिल जाएंगे आपको सॉसर की शेप में, ठीक है जी। तो इनमें सिंक्लाइन, एंटी सिंक्लाइन ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, सॉसर की शेप में मिलेंगे जिसमें हमारा जो मैग्मा है वो कूल हो चुका है, तो इस शेप को बोला जाता है लोपोलिथ्स। अब आते हैं जरा क्वेश्चन की तरफ, तो देखिए बैथोलिथ्स द लार्ज डोम ऑफ कूल्ड मैग्मा। अब लार्ज डोम है कूल्ड मैग्मा का, क्या इसके साथ पाइप कनेक्टेड है? नहीं, तो पाइप कनेक्टेड नहीं है, तो ये हो जाएंगे हमारे बैथोलिथ्स। लोकोलिथ्स डोम शेप लाइक फ्लैट बेस है, फ्लैट बेस है जी यहाँ पर देखिए बिल्कुल, और एक पाइप कनेक्टेड है, तो ये पाइप कनेक्टेड है, सो इट बोला जाएगा लैकोलिथ्स। नेक्स्ट फैकोलिथ्स, सो कूल्ड मैग्मा इन द फॉर्म ऑफ सिंक्लाइन एंड एंटी सिंक्लाइन, एंटी सिंक्लाइन और सिंक्लाइन की शेप में मिलेंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे फैकोलिथ्स। और देन लास्ट में हमारे आ जाएगा लोपोलिथ्स, तो लोपोलिथ्स होंगे सॉसर लाइक शेप, तो ये सॉसर लाइक शेप जो है ये हो जाएंगे हमारे लोपोलिथ्स। तो उनके सामने ही आपको आंसर मिल जाएंगे, तो ए का आंसर हो जाएगा 1, बी का आंसर 2, सी का आंसर 3 और डी का आंसर 4। सो 1 2 3 4 फाइंड करेंगे तो 1 2 3 4 आंसर विल बी सी ऑप्शन 1 2 एंड 3 4 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे क्वेश्चंस आ चुके हैं पॉलिटी से रिलेटेड, अब थोड़ा सा फोकस ज्यादा रखेंगे, पॉलिटी के क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी जी। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बट इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स अगर आपके वायलेट हो रहे हैं तो आप क्या सुप्रीम कोर्ट ही सिर्फ जा सकते हैं? यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट जो है लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव, कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे आप? नहीं, हाई कोर्ट्स भी तो जा सकता है ना, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट हो रहे हैं। सो सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो जुरिस्डिक्शन है ओरिजिनल है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी रॉन्ग इसी वजह से। नेक्स्ट देखते हैं, पार्लियामेंट कैन सस्पेंड राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पार्लियामेंट जो है वो आपकी कभी भी आपको राइट टू मूव कोर्ट जो है वो सस्पेंड नहीं कर सकती। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वायलेट हो रहे हैं, इवन नेशनल इमरजेंसी के टाइम पीरियड में राइट टू मूव कोर्ट जो है वो रहेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो कोई भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, सो आंसर विल बी डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोपाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छी तरह से पॉलिटी की हुई है तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। सो इसका आंसर बनेगा केशव नंदा भारती केस वर्सेस द स्टेट ऑफ द केरल। तो इसी जो जजमेंट होगी केशव नंदा भारती केस में ही हम लेकर आएंगे, हमें बात की जाएगी अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जी। इजी क्वेश्चन जी, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन राइट्स कम विद इन द एम्बिट ऑफ द आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो हमारा 21 है राइट टू लाइफ, उसके अंदर जो है राइट टू अलग अलग राइट्स जो है वो अलग अलग हमारी जो कोर्ट्स में जजमेंट दी गई हैं उनसे एड ऑन की गई हैं। तो फॉर एग्जांपल देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास राइट टू प्राइवेसी, तो राइट टू प्राइवेसी पुत्तुस्वामी केस जो है, पुत्तुस्वामी जजमेंट जो है जस्टिस पुत्तुस्वामी की वहां से आया था, तो ये भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। सिमिलरली राइट टू शेल्टर ये भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। राइट टू प्योर ड्रिंकिंग वाटर ये भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। राइट टू रेपुटेशन बिल्कुल करेक्ट है जी, ये भी हमारा आर्टिकल 21 का पार्ट है। तो ये चारों की चारों जो राइट्स हैं दे कम अंडर द एम्बिट ऑफ द आर्टिकल 21 दैट इज द राइट टू लाइफ जी। तो इसी वजह से आंसर होगा हमारा इजी क्वेश्चन अगेन 1 2 एंड 3 4 चारों की चारों जो राइट्स हैं ये किसके अंडर आ जाएंगी, हमारी आर्टिकल 21 के अंडर आएंगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। आर्टिकल बताइएगा सबसे पहले, तो आर्टिकल कौन सा है, किस आर्टिकल में आपको इसके बारे में बात की जाएगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने पॉलिटिक्स अच्छी तरह से की हुई है, नहीं की तो मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट नहीं किए जा सकते स्टेट के द्वारा। अगर स्टेट कोई भी ऐसा लॉ लेकर आ रही है जिसकी वजह से हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो अब कह सकते हैं कि उन्हें वायलेट किया जाएगा, तो वो जो लॉ है वो पूरा का पूरा लॉ नहीं खत्म होगा। फॉर एग्जांपल लेकर चलते हैं, एक लॉ लेकर आई हमारी गवर्नमेंट, उसमें कुछ प्रोविजंस हैं 1 2 3 4। अब इसमें प्रोविजन है नंबर 2 और नंबर 4, ये दो प्रोविजंस की वजह से मेरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के वो वायलेट हो रहे हैं। सो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है इनका ये कहना है कि ये पूरा का पूरा जो लॉ है ये नल एंड वाइड नहीं होगा, रादर देन ये जो हमारी प्रोविजंस हैं जिनकी वजह से फंडामेंटल राइट्स जो हमारे वायलेट हो रहे थे ये ऑपरेटिव नहीं होंगे।
ये इनऑपरेटिव हो जाएंगे, एनफोर्सेबल नहीं है। जो बाकी प्रोविजंस हैं वो वैसे ही काम करेंगी जैसे वो थी पहले से, लेकिन जिन प्रोविजंस की वजह से मेरे फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट होंगे तो वो ऑपरेटिव नहीं होंगे, वो एनफोर्सेबल नहीं है। और इन फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट जो है इन केसेस को, इन प्रोविजंस को हटा देना चाहती है तो हटा भी सकती है, हटाएगी भी गवर्नमेंट। और उसके बाद पूरा का पूरा जो लॉ है, क्योंकि इसमें अब बाद में जो गवर्नमेंट लेकर आएगी लॉ, तो उसमें कोई भी ऐसी प्रोविजन नहीं है जिसकी वजह से मेरे फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा अब लॉ वापस से क्या हो जाएगा, ऑपरेटिव हो सकता है जी। तो अब देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। इट स्टेट्स दैट एनी लॉ दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट do not become null और void, बिल्कुल करेक्ट है। completely null and void जो है वो नहीं होगा, but remains inoperative and unenforceable, बिल्कुल करेक्ट है। जो जो हमारी प्रोविजंस जो हैं वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही थी वो इनऑपरेटिव रहेंगी और अनएनफोर्सेबल रहने वाली है। नेक्स्ट देखिए, द लॉ इन क्वेश्चन कैन ओनली बी ऑपरेटिव आफ्टर द कन्फ्लिक्ट इज रिमूव्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर अमेंडमेंट करने के बाद ये वाली जो प्रोविजन है ये हटा दी गई और उसके बाद हमारी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट नहीं हो रही, तो ये पूरा का पूरा लॉ क्या हो जाएगा, ऑपरेटिव हो सकता है। लेकिन क्या ये जो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है इसे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डिफाइन किया गया? सो आंसर इज नो, ये कहीं पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है वो आपको डिफाइंड नहीं मिलेगा। ये हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं उन्हीं में से लाया गया एक कंसेप्ट है, कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ। सो स्टेटमेंट करेक्ट पूछी गई थी तो पहली दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सो आंसर विल बी ए 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट चलते हैं 20th नंबर क्वेश्चन के ऊपर। सो देखिए क्वेश्चन पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आर्टिकल 21। अगेन आर्टिकल 21 से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछा गया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टेटमेंट 1 देखिए, स्टेटमेंट 1 है हमारे पास, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज नाउ एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द आर्टिकल 21। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये हमारा कंसेप्ट नहीं है, ये यूएस का कंसेप्ट है। इंडिया का कंसेप्ट कौन सा है? तो इंडिया का कंसेप्ट है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इसी वजह से हो जाएगी गलत। ऐसा कुछ नहीं है कि आर्टिकल 21 में आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। नेक्स्ट, आर्टिकल 21 is inherently related to आर्टिकल 19 and 14। अब देखिए जरा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर ना काफी ज्यादा डिस्कशंस भी होती हैं। एक आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21। अब हमारी सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट्स हैं जिसमें ये बताया गया था कि हम इन आर्टिकल्स को, हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इन्हें एक आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे। ये सभी जितनी भी हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपस में लिंक्ड हैं। और उसी जजमेंट में ये भी बताया गया था, ये जो हमारा आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, इसे बोला जाता है गोल्डन ट्रायंगल भी बोला जाता है। ठीक है जी, तो इन्हें कभी भी आर्टिकल्स जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स के, इन्हें आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पढ़ा जा सकता, इन्हें कलेक्टिवली देखा जाता है। सो आर्टिकल 21 इज इनहेरेंटली रिलेटेड टू आर्टिकल 19 एंड 14। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, इसके ऊपर बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करनी है जी। सभी हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर लिंक्ड विद ईच अदर। नेक्स्ट, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज बीन एक्सपेंडेड विद द मेनका गांधी केस। बिल्कुल करेक्ट है जी, मेनका गांधी केस में ही पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है वो एक्सपेंड की गई थी। तो हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो आंसर विल बी 2 and 3 आर करेक्ट। सो आंसर जो होगा हमारा होगा वो होगा डी ऑप्शन जी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास अब आएंगे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द स्मोकिंग। तो स्मोकिंग की वजह से कौन सा क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा? सो इसका इजी आंसर, ये जो फैक्ट है सीधे सीधे साइंस के आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आंसर विल बी एम्फीसिमा। ठीक है जी, एम्फीसिमा जो होगा इट इज अ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, स्मोकिंग की वजह से होगा। इसमें जो है हमारे जो एल्यूवीज हैं लंग्स की, तो वो डैमेज हो जाएंगी, तो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, याद रखिएगा। सो आंसर जो है स्मोकिंग की वजह से कौन सा क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा? सो आंसर विल बी एम्फीसिमा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए अगेन साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, द प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में रिजल्ट इन मोर्टेलिटी। बिल्कुल करेक्ट, अभी मैंने पीछे आपसे डिस्कस भी किया था कि अगर ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी तो उसकी वजह से डेथ भी होती है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट। द रीजन बिहाइंड, क्यों होती है डेथ? द रीजन बिहाइंड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इज दैट, क्योंकि जब कार्बन मोनोऑक्साइड इनटेक की जा रही है ज़्यादा, तब हम देखेंगे हमारे जो ब्लड है उसमें होंगे
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन दैट इज मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ होगी, याद रखिएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ये वर्ड्स भी आपने याद रखने हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के बर्निंग के टाइम पीरियड में जब आप इनहेल करेंगे ज़्यादा तब आपके ब्लड में मिलेगा आपको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, अगर किसी ने ज़्यादा ही एक्सपोजर हो चुका है कार्बन मोनोऑक्साइड का तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स में हेडेक देखने को मिलेगा, डिजीनेस देखने को मिलेगी, कंफ्यूजन देखने को मिलेगी, वॉमिटिंग, चेस्ट पेन, बिल्कुल करेक्ट है थर्ड स्टेटमेंट भी। सो इसका आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आंसर विल बी डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स द रेस्पिरेटरी प्रोसेस। थोड़ा सा रेस्पिरेटरी से ज़्यादा ही हमारे क्वेश्चंस हैं आज। तो देखिए कौन से ब्रेन का पार्ट है जो रेगुलेट करेगा रेस्पिरेटरी प्रोसेस। तो ए ऑप्शन है हमारे पास प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, नेक्स्ट सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड या फिर मेडुला ऑब्लंगोटा। तो आंसर यहाँ पर देखिए हमारे पास है रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो है ब्रेन का कौन सा पार्ट। सो इट विल बी आंसर सी, मेडुला ऑब्लंगोटा जो है वो करेंगे रेस्पिरेटरी पार्ट जो है प्रोसेस जो है हमारे ब्रेन का ये रेगुलेट किया जाता है बाय दी सी, मेडुला ऑब्लंगोटा। नेक्स्ट चलते हैं 24th नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगेन रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपका क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास, गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन द एल्यूवली एंड द ब्लड ब्रॉट इन बाय द pulmonary artery, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। द गैसियस एक्सचेंज इन द एल्यूवली टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है वो होता है ड्यू टू द डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, हाई अल्टीट्यूड्स के ऊपर जो आरबीसीज काउंट है, रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो पर्सन में इंक्रीज होंगे, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमसे करेक्ट ही पूछी गई है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। तो इसकी वजह से आंसर होगा सी ऑप्शन 1 and 3 इज करेक्ट। देन लास्ट क्वेश्चन है जी आज हमारा। सो मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द टिश्यूज इज ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स थ्रू, मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द टिश्यूज इज ट्रांसपोर्टेड टू लंग एज, तो कार्बोनेट्स की फॉर्म में, बायोकार्बोनेट्स की फॉर्म में, डिजॉल्व इन ब्लड या फिर अटैच टू हीमोग्लोबिन जी। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो जाएगा साइंस का। तो आपने याद रखना है कि जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी प्रोड्यूस की जाती है टिश्यूज में वो लंग्स में ट्रांसपोर्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। बी आंसर होगा इसका, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स नहीं होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सो इसका आंसर होगा बी जी। तो ये थे हमारे आज डे 6 के 25 डेली एमसीक्यूज एचसीएस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Thank you very much. Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you CBL. Thank you so much CBL. That's our experience. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains and now interview.